मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। चलो भी, तुम लोहे के ढेर। कबीर ने खुद को गाड़ी से भिड़ा दिया, जैसे जान लगा दी हो। वो गाड़ी जो कभी 4 ताकतवर बैल खींचा करते थे, अब उनकी जगह 3 थके हुए गुलाम मेहनत कर रहे थे। सड़क की ढलान मदद कर रही थी, फिर भी गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी थी। इसके विपरीत टायरेंट काफी तेजी से बढ़ रहा था। उसने हीरो को अपनी निचली भुजाओं के एक घातक वार से पीछे धकेला और ऊपर की दोनों भुजाओं को उसकी गर्दन तक ले जाकर उस जंजीर को पकड़ने की कोशिश की जो गले में फंदे की तरह लिपटी थी। लेकिन इस बार माउंटेन किंग की भयानक शारीरिक बनावट ही उसकी कमजोरी बन गई। उसके लंबे, हड्डियों जैसे नुकीले पंजे मांस को चीरने में तो बेहतरीन थे, लेकिन बारीकी से कुछ पकड़ने में नहीं। उसने खुद की गर्दन काटे बिना जंजीर को पकड़ने में थोड़ा समय लगा दिया। तब तक गाड़ी लगभग खाई के किनारे तक पहुंच चुकी थी। थोड़ा और, बस थोड़ा और। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। गाड़ी के पिछले पहिए आखिरकार सड़क से फिसलकर उस अंधेरे, गहराई में गुम होती खाई के ऊपर झूलने लगे। टायरेंट ने पलटकर अपने 5 धुंधले, मृत आंखों से 3 गुलामों की तरफ देखा। गाड़ी एक झटके से झुकी, जिससे धूर्त गुलाम और विद्वान गुलाम जमीन पर गिर पड़े और फिर वहीं रुक गए। कबीर अकेला था, जो अभी भी खड़ा था। उसने एक बार उस राक्षसी आकृति की ओर देखा, फिर पूरी ताकत से गाड़ी के अगले हिस्से पर कंधा मार दिया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह गर्जना करती हुई नीचे गिर गई। उसकी पेटीली तल चमकदार चट्टानों से टकराते हुए चीख उठी। कबीर आगे गिरा और घुटनों के बल जमीन पर आ टिका। किसी तरह खुद को खाई में गिरने से बचा लिया। फिर उसने सिर घुमाकर टायरेंट की ओर देखा और एक शातिर मुस्कान दी। माउंटेन किंग उस दुबले पतले गुलाम की ओर झपटने को हुआ, पर अब देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी गर्दन की जंजीर कस गई और वो जोर से पीछे खिंचा चला गया। खाई में जैसे कोई कपड़े की गुड़ियां गिरती है, वैसे ही गिर पड़ा। वह बिना आवाज किए अंधेरे में समा गया, जैसे उसे यकीन ही न हो कि एक साधारण इंसान ने उसे मात दे दी। जा और मर जा, कमीने। कबीर के मन में यही ख्याल आया। फिर उसने एक लंबी, थकी हुई सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। पूरी तरह थक चुका था। क्या यही था? क्या मैं परीक्षा पास कर चुका? वो ठंडी चट्टानों पर लेटा रहा, आसमान की ओर देखता, उस आवाज का इंतजार करता जिसे उसने पहले भी सुना था, जो शायद उसके जीत की घोषणा करती। मगर वो आवाज नहीं आई, बल्कि अब उसके शरीर में वो सारी तकलीफें उठने लगीं जिन्हें वो अब तक नजरअंदाज करता आ रहा था। उसकी पीठ, जिस पर मालिक की कोड़े पड़े थे और नवजात लार्वा की हड्डी जैसे कांटे चुभे थे, उस जगह पर सबसे ज्यादा जलन थी। और फिर वही जानलेवा ठंड जो अब उसकी हड्डियों में फिर से समाने लगी थी। शायद नहीं, उसकी सोच भी अब धीमी और भारी हो चुकी थी। अब और क्या करना है मुझे? तभी एक छाया उसके सामने आई।
वो हीरो था, हमेशा की तरह शांत और आकर्षक। उसके कवच पर धूल और खरोंचें थीं, मगर वो ज्यादातर ठीक लग रहा था। उसने कबीर की ओर हाथ बढ़ाया। उठो, नहीं तो जमकर मर जाओगे। कबीर ने एक थकी हुई सांस छोड़ी, मानो उसने स्वीकार कर लिया हो कि उसका फर्स्ट नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे खड़ा हुआ, हीरो की मदद लेने से इनकार करते हुए। उनके चारों ओर तबाही का नजारा था। उन 3 गुलामों और हीरो को छोड़कर कारवां का हर सदस्य मारा जा चुका था। उनकी लाशें जमीन पर बिखरी थीं, कुछ भयानक रूप से विकृत, कुछ पूरी तरह चीर दी गई थीं। इधर उधर लार्वा के घिनौने शव भी दिखाई दे रहे थे। अलाव की रोशनी में उनके साए चट्टानों पर नाच रहे थे, जैसे इस भयावह दृश्य से कोई फर्क न पड़ा हो। कबीर अब इतना थक गया था कि उसे परवाह ही नहीं रही। धूर्त गुलाम और विद्वान गुलाम उठ चुके थे और हीरो की तरफ सतर्क निगाहों से देख रहे थे। बेड़ियां हों या नहीं, वो अभी भी गुलाम थे और हीरो अभी भी उनका मालिक। जब हीरो ने उनकी निगाहें देखीं, तो उसने गहरी सांस ली। आग के पास आओ, सब के सब। हमें गर्म होना है और फिर तय करना है कि अब क्या करना है। बिना उनके जवाब का इंतजार किए हीरो मुड़ गया और चलता बना। कुछ पल के संकोच के बाद तीनों गुलाम भी उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे चारों कैंप फायर के चारों ओर बैठे हुए थे, गर्माहट को अपने भीतर समेटते हुए। धूर्त गुलाम और विद्वान गुलाम एक दूसरे के पास थे, लेकिन हीरो से थोड़ा दूर, सावधानी की सुरक्षित दूरी। कबीर सबसे अलग बैठा था। कोई खास वजह नहीं थी कि उसे किसी पर ज्यादा या कम भरोसा हो, बस उसे लोगों से नफरत थी। या यूं कहें, वो कभी लोगों के बीच खुद को ठीक से रख ही नहीं पाया। बचपन से ही कबीर हमेशा अलग सा रहा था। ऐसा नहीं कि उसने कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, पर उसमें जैसे वो एबिलिटी ही नहीं थी। मानो उसके और दुनिया के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। अगर वो इसे शब्दों में कहता, तो शायद यूं कहता, मेरे दिमाग में कोई एक छोटा सा लेकिन जरूरी पुर्जा नहीं है जो बाकी सबके पास होता है। नतीजा ये हुआ कि इंसानों के बर्ताव को समझना उसके लिए हमेशा एक पहेली रहा। उसने कई बार उनकी नकल करने की कोशिश की, पर हर बार वो कोशिशें खोखली साबित हुईं। उसकी ये अजीबियत लोगों को असहज कर देती थी। और दुनिया में एक चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, वो है अलग होना। समय के साथ कबीर ने खुद को सबसे दूर रखना सीख लिया। उसने अकेले रहना चुना और उसी में खुद को सहज पाया। ये आदत उसके बहुत काम आई। उसने न केवल आत्मनिर्भर होना सीखा, बल्कि कई बार दूसरों की पीठ में छुरा घोंपने वाली फितरत से भी खुद को बचा लिया। इसीलिए वो इस नाइटमेयर का बाकी हिस्सा 3 अजनबियों के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। उसने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा, अपने ख्यालों में गुम। कुछ मिनट बाद हीरो की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। जैसे ही सूरज निकलेगा, हम जो भी खाना और पानी बचा है इकट्ठा करेंगे और फिर इस पहाड़ से नीचे लौट चलेंगे। धूर्त गुलाम ने तीखे नजरों से उसकी तरफ देखा। क्यों जाए नीचे? फिर से जंजीरों में जकड़ने के लिए? हीरो ने गहरी सांस ली। जब हम पहाड़ से नीचे उतर जाएंगे, तब तुम चाहो तो अलग हो सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। ऊपर की तरफ बढ़ना अब मुमकिन नहीं। पहाड़ी रास्ता लंबा है, कठिन है, और गाड़ी में जो सामान था वो सब खत्म हो चुका है।
उसके बिना तुम्हारे जिंदा बचने की उम्मीद कम है, इसीलिए वापस लौटना ही समझदारी है। विद्वान गुलाम कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर चुप हो गया। धूर्त गुलाम ने एक भद्दी गाली दी, मगर अब उसकी आंखों में थोड़ी सहमति थी। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों ने चौंक कर कबीर की तरफ देखा। उसे बोलते सुनकर सब अचंभित थे। धूर्त गुलाम हंसा और हीरो की ओर मुड़ा। इसकी बात मत सुनो हुजूर। ये लड़का क्या कहते हैं? हाँ, संकी है, मतलब पगला गया है। हीरो की भौहें सिकुड़ गईं। उसने दोनों गुलामों की तरफ देखा। तुम दोनों आज जिंदा हो तो बस इस लड़के की हिम्मत की वजह से। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बारे में ऐसे बोलते हुए? धूर्त गुलाम ने कंधे उचका दिए, जैसे उसे कोई अफसोस ना हो। हीरो ने सिर हिलाया। मैं तो इसकी बात सुनना चाहूंगा। बताओ, क्यों नहीं जा सकते हम नीचे? कबीर असहज हो गया। सबकी निगाहें अब उस पर थीं, क्योंकि वो राक्षस मरा नहीं है। ये शब्द एकदम हवा में ठहर से गए। तीन जोड़ी आंखें कबीर पर टिक गईं। सन्नाटा गहरा गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हीरो ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद कबीर ने एक सीधा सा निष्कर्ष निकाला। टायरेंट अब भी जिंदा है। उसकी वजह भी उतनी ही साफ थी। जब वो गिरा, तब स्पेल ने उसकी जीत की घोषणा नहीं की। इसका मतलब साफ था, वो मरा नहीं। लेकिन यह बात वो बाकियों को नहीं बता सकता था। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। वो राक्षस इतनी ऊंचाई से कूदकर इस चट्टान पर आया था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो नीचे गिरकर मर क्यों जाएगा? हीरो और गुलामों के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। कबीर ने आगे कहा, मतलब ये कि वो अब भी जिंदा है, कहीं नीचे पहाड़ में। अगर हम नीचे गए तो खुद को उसी के मुंह में डाल देंगे। धूर्त गुलाम ने एक और गाली दी और कैंप फायर के करीब सरक आया। आंखों में डर लिए अंधेरे को घूरने लगा। विद्वान गुलाम ने माथा थामा और बुदबुदाया। सच में, यह मैंने क्यों नहीं सोचा? हीरो तीनों में सबसे शांत था। उसने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर हामी भरी। फिर हम पहाड़ी दर्रे के ऊपर से गुजरेंगे, लेकिन बस इतना ही नहीं। उसने उस दिशा में देखा जहां टायरेंट गिरा था। अगर वो नाइटमेयर अब भी जिंदा है, तो बहुत मुमकिन है कि वो वापस लौट आए और फिर हमारा पीछा करे। इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें सूरज उगते ही चल पड़ना होगा। उसने मंच पर बिखरे क्षत विक्षत शवों की ओर इशारा किया। अब हम पूरी रात आराम नहीं कर सकते। हमें अभी जरूरी सामान जुटाना होगा। अगर मौका होता तो मैं इन लोगों को कम से कम एक साधारण दफन तो देना चाहता, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीरो उठ खड़ा हुआ और एक तेज चाकू निकाला। धूर्त गुलाम थोड़ा सतर्क हो गया और ब्लेड को गौर से देखने लगा, लेकिन फिर राहत की सांस ली जब देखा कि वो जवान सिपाही कोई आक्रामकता नहीं दिखा रहा था। खाने के लिए कुछ, पीने का पानी, गर्म कपड़े और लकड़ी, यही सब हमें चाहिए। चलो, हम सब अलग अलग काम संभालते हैं। फिर उसने चाकू की नोक से अपनी ओर इशारा किया। मैं बैल की लाश को काटकर हमारे लिए थोड़ा मांस निकालता हूं। स्कॉलर ने पत्थर के मंच को देखा। उसका अधिकांश हिस्सा घनी परछाइयों में डूबा था और उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं लकड़ी ढूंढने निकलता हूं। धूर्त गुलाम ने भी इधर उधर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो मैं हमारे लिए गर्म कपड़े ढूंढता हूं। अब सिर्फ कबीर ही बचा था। हीरो ने उसे लंबे समय तक देखा। हमारा ज्यादातर पानी उस गाड़ी में था जो टूट गई,
लेकिन मेरे हर मरे हुए साथी के पास एक पानी की छोटी बोतल जरूर थी। जितनी ज्यादा मिल सके इकट्ठी कर लो। कुछ देर बाद कैंप फायर से काफी दूर एक अंधेरे कोने में कबीर मरे हुए सिपाहियों की तलाश कर रहा था। उसके पास पहले ही आधा दर्जन फ्लास्क थे जो उसे भारी लग रहे थे। ठंड से कांपते हुए आखिरकार उसे चमड़े के कवच में लिपटी एक टूटी फूटी लाश मिली। वो बूढ़ा सिपाही, वही जिसने उसे हीरो की फ्लास्क लेने पर कोड़े मारे थे, बुरी तरह घायल था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब भी जिंदा था। उसके सीने और पेट पर भयानक जख्म थे और वो जाहिर तौर पर दर्द से कराह रहा था। उसका समय अब खत्म हो रहा था। कबीर उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसकी ओर झुककर उसकी फ्लास्क तलाशने लगा। क्या विडंबना है, उसने सोचा। वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें कबीर पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, किसी चीज की तरफ। कबीर ने नीचे देखा और पास ही जमीन पर एक टूटी हुई तलवार पड़ी हुई देखी। जिज्ञासावश उसने उसे उठा लिया। क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? क्यों? क्या तुम लोग स्पार्टन की तरह हो, मरते वक्त हथियार अपने हाथ में रखना चाहते हो? वो बूढ़ा सिपाही कुछ नहीं बोला। वो बस उस युवा गुलाम को कुछ अजीब गहरी भावना से देखता रहा। कबीर ने लंबी सांस ली। खैर, जो भी हो, काम तो ये कर ही जाएगा। आखिरकार मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। इतना कहकर कबीर आगे झुका और उस टूटी हुई तलवार की धार से बूढ़े आदमी का गला रेत दिया, फिर उसे फेंक दिया। सिपाही कुछ क्षण तड़पा, अपने ही खून में डूब गया। उसकी आंखों का हाव भाव बदल गया। क्या वो शुक्रगुजारी थी या फिर नफरत? कबीर को समझ नहीं आया। भले ही ये सब एक इल्यूजन ही क्यों ना हो, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को मारा था। उसे उम्मीद थी कि उसे अपराध बोध या डर महसूस होगा, लेकिन असल में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसके कठोर जीवन ने उसे इस पल के लिए पहले ही तैयार कर दिया हो। वो चुपचाप उस बूढ़े आदमी के पास बैठा रहा, उसे उसकी आखिरी यात्रा में साथ देता हुआ। कुछ देर बाद एक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। आपने एक डॉर्मेंट ह्यूमन को मार दिया है, नेम अननोन। कबीर चौंक गया। ओह हाँ, इंसानों को मारना भी स्पेल की नजर में एक उपलब्धि है। ये बात तो वेबटून्स या ड्रामास में कभी नहीं दिखाई जाती। उसने इस बात को नोट किया और भूल गया। लेकिन स्पेल अभी खत्म नहीं हुई थी। आपको डेविल सोल प्राप्त हुई है। कबीर एकदम से ठहर गया। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। असल में डेविल सोल को मेमोरीज भी कहा जाता है। हाँ, चलो, कुछ अच्छा मिल गया। डेविल सोल कुछ भी हो सकती थी, कोई हथियार या कोई जादुई वस्तु। एक डॉर्मेंट रैंक एनिमी से मिली डेविल सोल बहुत शक्तिशाली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बेहद काम की चीज होती है। बिना वजन की, बिना किसी के जानने के, एक सोच के जरिए प्रकट की जा सकने वाली। और सबसे बड़ी बात, वो इसे असली दुनिया में भी साथ ले जा सकता था। बाहरी दुनिया में ऐसी चीज का होना बहुत बड़ी बात थी। कोई हथियार दो, मुझे एक तलवार चाहिए। तुम्हें एक डेविल सोल प्राप्त हुई है, सिल्वर बेल। कबीर ने गहरी सांस ली और निराश होकर सिर झटक दिया। मेरी किस्मत ही ऐसी है, और क्या उम्मीद कर रहा था मैं? फिर भी ये चीज जांचने लायक तो थी। हो सकता है इसमें कोई शक्तिशाली जादुई गुण हो, जैसे एनिमीज को सोनिक ब्लास्ट से खत्म करना या उड़ती हुई चीजों को पीछे धकेल देना।
कबीर ने अपने सामने हवाई ऋण बुलाए और सिल्वर बेल शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी घंटी की छवि उभर आई और उसके नीचे एक छोटी सी जानकारी की पंक्ति चमकी। सिल्वर बेल, एक भूले बिसरे घर की छोटी सी निशानी जो कभी अपने मालिक को सुकून और खुशी देती थी। इसकी साफ और मीठी ध्वनि मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। कबीर ने निराश होकर सोचा, क्या बेकार चीज है ये? उसकी पहली डेविल सोल भी बेकार निकली, ठीक वैसे ही जैसे अब तक उसकी जिंदगी की हर चीज। अब तो उसे लगने लगा था कि स्पेल भी उसके साथ वही कर रहा है जो दुनिया हमेशा से करती आई है। कोई बात नहीं। उसने रून्स गायब कर दिए और मृत सैनिक के गर्म फर वाले लबादे और मजबूत चमड़े के जूते उतारने लगा। एक अधिकारी होने के नाते उसके कपड़ों की गुणवत्ता आम सिपाहियों से बेहतर थी। जब उसने वो कपड़े पहन लिए तो कबीर ने पहली बार नाइटमेयर शुरू होने के बाद खुद को थोड़ा गर्म महसूस किया। अगर उस थोड़े समय को छोड़ दें जो उसने कैंप फायर के पास बिताया था। एकदम सही, उसने सोचा। लबादा थोड़ा खून से सना हुआ था, लेकिन वैसे भी कबीर खुद भी तो खून में डूबा हुआ था। उसने इधर उधर देखा। उसकी आंखें आसानी से अंधेरे को चीर रही थीं। हीरो और विद्वान गुलाम अब भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। धूर्त गुलाम को तो गर्म कपड़े ढूंढने भेजा गया था, लेकिन वो तो मरे हुए लोगों की उंगलियों से अंगूठियां निकालने में मस्त था। उन सब से छिपा हुआ कबीर एक पल को ठिठका। क्या उसने वाकई सब कुछ ठीक से सोच समझकर किया है? उसके साथी भरोसेमंद नहीं थे। भविष्य धुंध से भी ज्यादा अनिश्चित था और नाइटमेयर से बाहर निकलने की असली शर्तें तो अभी तक किसी को नहीं पता थीं। ऐसे में उसका कोई भी फैसला बस एक दांव ही हो सकता था। फिर भी अगर जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तय तो करना ही होगा। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना उसने जमीन से फ्लास्क उठाए और एक लंबी सांस ली। रात का बाकी हिस्सा उन्होंने कैंप फायर की आग के पास अपनी पीठ उस गर्मी की ओर टिकाकर बिताया। आंखें अंधेरे में डर से घुसी हुईं। थकावट के बावजूद कोई भी सो नहीं पाया। उस टायरेंट के वापस लौटकर चारों को खत्म कर देने की संभावना ही इतनी डरावनी थी। सिर्फ हीरो ही शांत लग रहा था। कैंप फायर की लपटों में बैठा अपनी तलवार को चाकू पर रगड़ता हुआ, उसके हाथ की हरकतों में एक अजीब सुकून था। चाकू और तलवार के बीच घर्षण की आवाज किसी अनजाने कारण से सुकून देने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ जब सूरज ने थोड़ी सी गर्मी हवा में घोलनी शुरू की, उन्होंने जो कुछ भी इकट्ठा किया था, खाना, पानी, कपड़े, सब समेटा और ठंडी वादियों की ओर निकल पड़े। चलते चलते कबीर ने एक बार मुड़कर पीछे देखा, उस पत्थर के मंच को जहां कभी एक गुलाम काफिला खत्म हो जाना था, लेकिन वो उस जगह से बच निकला था। अब आगे क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं था।